हेलो दोस्तों, मैं भावेश और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने मैथमेटिक्स सीरीज में परसेंटेज की बात कर रहे थे और आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और परसेंटेज का लास्ट टॉपिक है। इस पे आप सभी बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, क्योंकि ये जो दोस्तों टॉपिक है, इस टॉपिक पर किसी ना किसी एग्जाम में आपके क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नए टॉपिक पे और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, हिंदी में भी इसे वेन आरेख बोलते हैं। वेन आरेख दोस्तों, ये जो वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम में हम बात करेंगे कि ये वेन डायग्राम सबसे पहले ये होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और यूपीएससी या यूपीपीएससी में जो सीसेट पेपर है या सीसेट, इसे क्यों पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो वेन डायग्राम है, ठीक है, एक यूलर नाम के एक गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले समुच्चयों की एक ज्यामितीय आकृति को दर्शाया। यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो सेट जो थे, समुच्च जो थे, समुच्च की जो ज्यामितीय आकृति थी, समुच्च को एक ज्यामितीय आकृति दी। ठीक है, आप दोस्त बोलोगे यहाँ कि सर समुच्च क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं समुच्च, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेट। ठीक है, समुच्च जो होता है एक ऐसा संग्रह होता है, एक ऐसा समूह होता है, उसमें सारे जो समूह हैं दोस्तों क्या होते हैं, सुपरिभाषित होते हैं। सुपरिभाषित कहने का मतलब दोस्तों कि एक ही परिवार के लोग होते हैं। ठीक है, तो सुपरिभाषित मतलब कि सपोज करो कोई ये सेट है। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि सपोज करो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 है, ये एक्चुअली आपको क्या एक अंक है। ठीक है, जब ये अंक हैं, जब इन अंकों को दोस्तों आप गणित के अंक हैं और इन अंकों को आप दोस्तों जब मजला कोष्ठक, ठीक है, जब आप इस मजला कोष्ठक में इसे बंद करते हो, तो एक्चुअली में ये जो मेंबर हैं दोस्तों समूह में, और ये सारे के सारे क्या है, सुपरभाषित हैं। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 अगर दोस्तों मैं इसमें ही ए बी कर दूं, तो अब ये दोस्तों सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये तो एक ही परिवार के सदस्य हैं, परंतु दोस्तों ए और बी ये ये 1 2 3 एलजेब्रा, और ये दोस्तों ये अपने आप में क्या है, ये अल्फाबेटिक आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या ये सुपरिभाषित नहीं है। जब मैं इसे हटाऊंगा तो एक ही परिवार के सदस्य होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी आकर के क्या होते हैं, सुपरिभाषित। तो ये अपने आप में दोस्तों क्या एक सेट है, क्या है, समुच्चय। तो हम बात कर रहे थे कि वेन आरेख क्या होता है। ठीक है, तो वेन आरेख दोस्तों हम बात करेंगे कि वेन आरेख जो दोस्तों होता है कि वस्तुओं का एक वस्तुओं का एक सुपरिभाषित जो संग्रह है, वो क्या हो गया, सेट हो गया, समुच्चय हो गया। और जब आप इसी समुच्चय जब आप इसी समुच्चय को एक ज्यामितीय आकृति देते हो, ज्योमेट्रिकल क्या देते हो दोस्तों, स्ट्रक्चर देते हो, ज्योमेट्रिकल डायग्राम देते हो, तो वो दोस्तों अपने आप में क्या बन जाता है, वेन डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि जब किसी समुच्चय को ज्यामितीय आकृति द्वारा दर्शाया जाए तो क्या होगा, वेन डायग्राम। दूसरी चीज दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों इसकी आवश्यकता हमें इसलिए हुई, और इसका हम यूज की बात करें तो ये दोस्तों यूज इसका बहुत ज्यादा है। वेन डायग्राम सबसे पहले दोस्तों सेट समुच्चय में इसका यूज है। दूसरी चीज मैं इस पर बता देता हूं, इसका जो यूज है दोस्तों, सेट बोल दो, सेट थ्योरी जिसे बोलते हैं समुच्चय सिद्धांत। इसका समुच्चय सिद्धांत में इसका यूज होता है। प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, जिसे बोलते हैं प्रायिकता। इसका दोस्तों प्रायिकता में भी बहुत ज्यादा क्या होता है,
अपने आप में इसका दोस्तों प्रायिकता में भी यूज होता है, ठीक है। और तीसरा दोस्तों इसका रीजनिंग, जिसे बोलते हैं तर्क, में भी यूज होता है। और चौथा दोस्तों इसका और यूज जो है वो स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक स्टैटिस्ट चौथा दोस्तों इसका स्टैटिक्स में यूज होता है, जिसे बोलते हैं सांख्यिकी। किसमें होता है? सांख्यिकी में। तो ये जो इसका हमें आवश्यकता इसलिए हुई दोस्तों कि सेट थ्योरी, इसमें क्या होता है कि सेट थ्योरी में दोस्तों कई चीजें दे रखी होती हैं और कई बड़ी बड़ी वैल्यू होती हैं। उन बड़ी वैल्यूओं को हमें व्यवहारिक में लाने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं, और उस दिक्कतों को ही हटाने के लिए दोस्तों क्या किया गया, उनकी जो मैक्सिमम जो थी चीजें थी उनको जियोमेट्रिकली क्या किया, फॉर्म में मान लिया। वो सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी चीज, सी सेट में क्यों पूछा जाता है, ठीक है। सी सेट में क्या था कि दोस्तों हम दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन जब बनाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में हम पहचानते हैं कि ये बंदा क्या है, ये बंदा क्या है, ठीक है। या ये बोले कि ये दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन को बताता है, ठीक है। वेन डायग्राम में जो होता है वो दो वस्तुओं के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है, उसके रिलेशन को बताता है। तो ये सी सेट में इसकी क्या हुई, बहुत ही आवश्यकता हुई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों वेन आरेख, हमने बात की थी वेन आरेख, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों वेन आरेख जो थे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि दोस्तों ये यूलर जो थे, यूलर एक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक ने, मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने, उन मैथमेटिशियन ने क्या किया, सबसे पहले समुच्च को एक ज्यामितीय आकृति दी। आगे दोस्तों क्या हुआ, एक और मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था जॉन वेन। उन जॉन वेन ने क्या किया कि इस ज्यामितीय आकृति को और अच्छे से क्या किया, उस पर काम किया, उसको और अच्छे से विकसित किया, डेवलप किया। और उसके बाद वहां के लोगों ने दोस्तों, और आज जो लोगों ने उनके सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए उसी आकृति का नाम दोस्तों क्या रख दिया, वेन, वेन डायग्राम। वेन के नाम पर रखी हुई थी, जॉन वेन जो थे वेन के नाम पर ही रखी हुई थी, इसका नाम था वेन डायग्राम, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों वेन आरेख में कि रियलिटी में दो चीजों के बीच में कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे संबंध होता है, ठीक है। तो मैं आपसे ही सारी चीजें क्या होऊंगा दोस्तों, आपसे ये सारी की सारी चीजें मैं बुलवाता जाऊंगा, ठीक है। देख लेते हैं चीजें दोस्तों क्या होती हैं। मैं मिटा देता हूं उसे, ठीक है। वेन आरेख की अब जब बात करोगे दोस्तों, तो वेन आरेख में क्या है, इसमें क्या होता है वेन आरेख में दोस्तों, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच कंपेयर किया जाता है, संबंध किया जाता है। तो ये जो दोस्तों है दो, और एक चीज ध्यान रखना, कंपेयर या रिलेशन दोस्तों, बीच कंपेयर। और दोस्तों मैं आपको यहां पे एक चीज और बता दूं, या बोल सकते हो इसको ही बीच संबंध या तुलना। जब दो वस्तुओं के बीच दोस्तों संबंध और जो तुलना होती है वो आप दो वस्तुओं के बीच ही कर सकते हो। और ये दोस्तों तीन प्रकार से होती है। कौन कौन सी? पहला दोस्तों में एक वर्ड आता है ऑल का, जिसे बोलते हैं सभी, ठीक है। दूसरा वर्ड आता है दोस्तों सम, जिसे बोलते हैं कुछ। और तीसरा दोस्तों आता है नो, नहीं, कोई नहीं, या कोई नहीं, नेवर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि हम दोस्तों दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में तुलना या कंपेयर कर रहे हैं या रिलेशन निकाल रहे हैं, तो उनके रिलेशन निकालने के लिए तीन चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा, ऑल, सम एंड नो। ऑल मतलब सभी, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं यही ले लेता हूं इसे, ठीक है, इसे यहां तक उतार लीजिए आप। तो देखो दोस्तों ऑल क्या है कि मैं बोलूं दोस्तों ए, ये ए है और यही इसके बीच में दोस्तों क्या बी, ये दोस्तों ए है और ये बी है। तो आपको यहां पे दिख रहा है कि बी, ए जो है वो बी के अंदर ही आ रहा है।
तो बी ने उस पर क्या कर लिया, बी ने ए को पूरा घेर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी के अंदर है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए सभी ए क्या है दोस्तों, बी है। ऑल ए सभी ए, ऑल ए आर बी, ठीक है। नेक्स्ट जहां पे देखें सब में दोस्तों कि ये ए है और इसका ही ए का ही कुछ भाग क्या है, बी भी है। ये ए और ये बी। दूसरी चीज, ये दोस्तों ए है और ये क्या है, बी है। पहले वाले में दोस्तों हम देखोगे कि सभी ए बी है, तो यहां पे दोस्तों सभी ए, क्यों, क्योंकि ए जो है दोस्तों बी के अंदर ही आता है, तो सभी ए बी है। तो इसका मतलब हुआ, सॉरी सभी ए बी है, ठीक ठीक था, सभी ए बी है, तो इसका मतलब दोस्तों हुआ कि सभी ए बी है, परंतु सभी बी ए नहीं है। सभी बी ए इसलिए नहीं है क्योंकि दोस्तों जो ए है बहुत छोटा है और वो छोटा बी के अंदर आ रहा है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सभी बी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ए बी हो गए, तो ये दोस्तों कहाँ जा रहा है, सभी ए बी तक, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना ये। तो ये दोस्तों ऑल जो होता है, ऑल मतलब दो बीचों के, दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जब रिलेशन बोलते हो और जब वैल्यू वस्तु चीजें आती है ऑल, तो ऑल दोस्तों होता है वो वन डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शन, ठीक है, एक ही दिशा में जाएगा, एक ही तरफ। यहां मैं बोलूं दोस्तों सम मतलब कुछ, इसका मतलब दोस्तों हुआ कि ए का कुछ भाग किस में, बी में, ए का कुछ भाग, ए का कुछ भाग क्या है, या बोल सकते हो ए कुछ ए बी है, और वहीं दोस्तों कुछ बी ए है। यह हुआ, दिख रहा है आपको, हाँ, कुछ ए दोस्तों बी है और कुछ बी क्या है दोस्तों, ए। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि कुछ ए बी हो गए, कुछ ए बी हो गए और कुछ बी दोस्तों क्या हुए, कुछ ए बी और कुछ बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, पहले राइट चला फिर लेफ्ट आ गया, लेफ्ट आ गया। इसका क्या मतलब, ये दोस्त जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों आप देखोगे ये ए है और ये बी है, ए और बी इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो ए का कुछ भाग बी है ना बी का कुछ भाग ए है, ना यहाँ पे ए बी है और ना बी ए है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं। तो ये दोस्तों तीन प्रकार से हम क्या करेंगे, वेन आरेख को देखेंगे, ठीक है। इसे जल्दी से उतार लीजिए और इस पर हम थोड़ा बात करते हैं। तो ये आप देखोगे दोस्त है, ये तो वन वे हो गया, और ये देखोगे आप इधर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, टू वे हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया, टू वे उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है, उतार लिया होगा, मैं डाल देता हूं। अब मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, ठीक। अब वो एग्जांपल क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों ऑल, सबसे पहले देखते हैं ऑल। ऑल में मैं आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों पूछता जाऊंगा, कैट्स और एनिमल। और मैं आपको भी बात बताऊं दोस्तों, ये जो वेन डायग्राम है मैं अभी इस पर बात करूंगा, परंतु दोस्तों ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग में भी टॉपिक है, उस पर मैं और अच्छे से उसे बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी इस टॉपिक में आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी, इसमें पूरी तरीके से मैं अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूंगा, और वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन आप पे गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम का, ठीक है। बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कैट्स और एनिमल। आप मेरे को यहाँ पे एक चीज बताइए कि ये जो बिल्लियां हैं, क्या सारी बिल्लियां जानवर होती हैं? ऑब्वियस है, सारी बिल्लियां क्या जंगली जानवर ही होती हैं। और मैं आपसे बोलूं क्या सभी जानवर बिल्लियां होती हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्लियां क्या होती हैं, ऑब्वियस है क्या होती है, एनिमल। तो दोस्तों क्या हुआ कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल कैट्स आर एनिमल। तो ये क्या होगा, रिलेशन दर्शा रहा है। तो ये दोस्तों जब आपको सभी की बात करें, सभी ऑल की बात करें, तो आप दोस्तों कैसा आरेख बनाओगे, ऐसा वेन डायग्राम बनाओगे। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपसे बात करूं, एप्पल और फ्रूट, APPLE, एप्पल और फ्रूट, एप्पल सेब और फल। आप मेरे को बताइए क्या एप्पल फल नहीं है? ऑब्वियस है।
और मैं आपसे बोलूं क्या सभी फल एप्पल होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या सभी फल एप्पल होते हैं? क्योंकि फलों में तो काफी चीज आती है, आम भी आता है, केले भी आते हैं, संतरे भी आते हैं, अदर भी काफी चीजें आती हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि ऑल एप्पल आर फ्रूट, ये इसका क्या हुआ, रिलेशन हो गया। ठीक है, ये एक दो जल्दी से उतारिए दोस्तों, और एक और ले लें एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत नहीं लो। ये जैसे कि कार और व्हीकल का ले लो। क्या सभी जो कारें हैं, क्या सभी कारें व्हीकल, ठीक है, क्या सभी कारें व्हीकल होती हैं? ऑब्वियस है सभी कारें व्हीकल होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि सभी जो व्हीकल्स हैं वो सभी व्हीकल्स क्या हो, कार हो। क्योंकि व्हीकल्स में बस भी आते हैं, ट्रैक भी आते हैं, और उसके बाद साइकिल भी आती है व्हीकल में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कार आर व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोस्तों कार है और सभी कारें क्या है, व्हीकल्स। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है कि ऑल का एक रिलेशन है। जल्दी से इसे उतार लीजिए, और आपको दिख रहा होगा कि ये दोस्तों क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलना है कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ये यहाँ पे देखिए कि सभी सेब फ्रूट हैं, यहाँ देखिए सभी कार क्या है, व्हीकल्स है। तो ये दोस्तों क्या है, वन वे। तो ऑल का जब भी आप रिलेशन बनाओगे, संबंध बनाओगे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, वन वे होंगे। ये भी वन वे, और दोस्तों ये भी वन वे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, सम की बात करें दोस्तों। सम जो होता है, सम मतलब होता है दोस्तों कुछ, और कुछ में दोस्तों देखें कि हमने अभी देखा कि ए और ये बी, तो ये ए और बी एक दूसरे में क्या है, संबंध रखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये ए है और ये बी है। तो आप इसमें देखोगे कि ए का कुछ भाग बी में भी आ रहा है और बी का कुछ भाग ए में भी आ रहा है। तो कुछ ए सम ए आर बी, कुछ ए बी है, और कुछ बी दोस्तों क्या ए है। इसका क्या हुआ दोस्तों, पहले ऐसे चला फिर इधर आ गया, तो ये क्या है, टू वे हो गया। तो जब भी आप कुछ की बात करोगे तो दोस्तों ऐसा एक क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। इस पर दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपसे बॉयज और स्टूडेंट्स का, आप मेरे को एक चीज बताइए, क्या सभी छात्र लड़के हो सकते हैं? क्या सभी छात्र लड़के हो सकते हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि छात्रों में दोस्तों लड़कियां भी आती हैं। छात्र मतलब लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, जवान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों है कि यहां पे परंतु सभी लड़के छात्र हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है नहीं। कुछ हो सकता है सभी छात्र, सभी लड़के नहीं हो सकते, क्योंकि उन लड़कों में से कुछ छात्र भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये बॉयज, ये इनमें से कुछ लड़के स्टूडेंट हो सकते हैं, ऑब्वियस है बिल्कुल हो सकते हैं। और स्टूडेंट देखें, क्या कुछ स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं? ऑब्वियस है कुछ स्टूडेंट बॉयज भी हो सकते हैं और कुछ गर्ल भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इसको क्या रिलेशन दर्शाएगा, ये कुछ का रिलेशन है। तो ये दोस्तों किसका है, ए बी में सम, बी और एस। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें यही दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंजीनियर और टीचर का ले लें। इंजीनियर और टीचर, और इंजीनियर टीचर में देखोगे दोस्तों ये इंजीनियर है और ये टीचर। इसका क्या मतलब हुआ कि दोस्तों क्या सभी इंजीनियर टीचर हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जो टीचर होते हैं, और कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंजीनियर क्या है, कुछ इंजीनियर दोस्तों क्या है, टीचर है, और कुछ टीचर दोस्तों क्या है, इंजीनियर है। तो यहाँ पे दोस्तों इनके बीच में किसका रिलेशन है, ये कुछ ये भी, ये टू वे दोस्तों। तो ये किसका संबंध है दोस्तों, सम का संबंध है। जल्दी से इसे उतार लीजिए। इसमें एग्जांपल ले लूं दोस्तों मैं, कैरेट और वेजिटेबल। इसमें एग्जांपल ले लूं दोस्तों कैरेट और वेजिटेबल का। कैरेट और वेजिटेबल में दोस्तों क्या रिलेशन होगा कि कुछ गाजर, क्या सभी गाजर एनिमल्स, सॉरी क्या सभी गाजर वेजिटेबल होंगी? क्या सभी गाजर, इसमें क्या बोल रहा है, कैरेट और वेजिटेबल।
तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कुछ जो गाजर हैं वो क्या है, वेजिटेबल हैं, और कुछ जो वेजिटेबल हैं दोस्तों क्या गाजर है। क्या ये बन सकता है रिलेशन? कुछ कैरेट और कुछ वेजिटेबल है, ये इसका रिलेशन बन गया। ये कुछ का ये रिलेशन बन गया। जल्दी से उतार लिए, ये कुछ सम का रिलेशन हो गया। मैं डाल दूं। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि नो मतलब नहीं। जैसे कि मैं आपसे दोस्तों बात करूं, चेयर और टेबल, चेयर और टेबल में कैसा संबंध है? तो चेयर अलग होती है और टेबल अलग होती है। तो ये चेयर हो गई और ये टेबल हो गई, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, नो संबंध, कोई संबंध नहीं। दूसरा दोस्तों मैं क्या लूं कि एक एप्पल ले लो और एक मैंगो ले लो। होते दोनों दोस्तों क्या फ्रूट है, बट एप्पल अलग होता है और मैंगो अलग होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये एप्पल है और ये मैंगो है, तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ये दोस्तों किसका आ गया, नो का। इसे जल्दी से उतार लीजिए, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसको दर्शाता है। ठीक है, हमने अब तक दोस्तों क्या बात की कि यहां पे हमने बात की कि कुछ एक तो ऐसा बनाया जिसमें ऑल हैं, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, कोई ए बी नहीं है और कोई भी ए नहीं है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं। यही तो बात की हमने, ये ऑल का और ये सम का रिलेशन और ये दोस्तों नो का रिलेशन। जब आए तो इस प्रकार का क्या दोस्तों करोगे, ग्राफ बनाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इस पर थोड़ा बात करते हैं अच्छे से। ठीक है, इसमें ही दोस्तों क्या हो सकता है कि ये इस प्रकार से ए, ये बी, और ऐसे भी पूछ सकता है आपसे सी। तो अब तो आप सभी बता दोगे ना कि इसमें ये ए और बी में आप देखोगे किसका रिलेशन है। तो ए और बी में रिलेशन देखोगे दोस्तों क्या होगा, ए और बी में रिलेशन सम का रिलेशन हो जाएगा। वहीं दोस्तों ए और सी में देखोगे, यहां देखो ए और बी के बीच में रिलेशन, यहां दोस्तों ए बी के बीच रिलेशन किसका होगा, ऑल का। यहीं देखोगे बी और सी के बीच में रिलेशन दोस्तों, बी और सी के बीच में भी रिलेशन क्या है, ऑल का। यहीं दोस्तों ए और सी के बीच में देखोगे, ए और सी के बीच में भी रिलेशन किसका होगा दोस्तों, ऑल का। क्यों? क्योंकि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, और ये सारा का सारा जो सी के अंदर ही आते हैं, और ये भी ए बी क्या होगा, सी के अंदर भी आएगा, बी के भी आएगा, सी के भी अंदर आएगा, इसलिए सभी ए दोस्तों क्या होंगे, सी बी होंगे। तो आप ऑल का रिलेशन दोगे यहाँ पे। यही आप बात दोस्तों ऐसे करें, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो सभी कुछ ए दोस्तों क्या बी है, तो कुछ ए बी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे दोस्तों ए कुछ ए बी है, मतलब ए बी में कैसा संबंध है, सम का। वहीं दोस्तों आप यहाँ पे देखा आपने, यही दोस्तों आपने देखा बी और सी के बीच में संबंध दोस्तों, ये भी सम का। और यही ए और सी के बीच में भी दोस्तों किसका संबंध है, सम का। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि सब कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, कुछ ए सी हैं और कुछ सी ए हैं, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। तो ये दोस्तों क्या है, सम का रिलेशन दर्शा रहा है। ठीक है, जल्दी से इसे उतार लीजिए। यही दोस्तों ये हो जाए ये ए और ये बी और ये सी। इसका क्या मतलब है, तीनों में कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से इसे और हम आगे बात करते हैं। एक दो और कुछ बात करते हैं, उसके बाद दोस्तों वेन आरेख का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपने ये दोस्तों कभी पढ़ा होगा ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए यूनियन बी। तो इसे आप एन ए प्लस एन बी माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जिसको पता है दोस्तों भूल जाओ।
ये जिस चीज़ को पता है आप इसे क्या करो दोस्तों, भूल जाओ। इतना खुश नहीं होना है कि सर मुझे पता है तो इसका कुछ यूज होना। मैंने आपसे बोला था कि मैं एक भी फॉर्मूला मैथमेटिक्स या रीजनिंग में कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, सारा व्यवहारिक बेस होगा, कॉमन सेंस बेस होगा। ठीक है, यहां देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं आपसे बात करूं दोस्तों ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी और एन ए इंटरसेक्शन बी की, इसका क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि ये ए है, ये ए है और ये दोस्तों क्या बी है, और ये एक परिवार है यूनिवर्सल, जैसे यू यूनिवर्सल होता है, ये यू। तो इस परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, ये कहना चाह रहा है दोस्तों एन ए यूनियन बी। ए और बी दो परिवार, इन दोनों ही परिवारों में, इन दोनों ही परिवारों में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए में कितने सदस्य हैं और बी में कितने सदस्य हैं, ये हमें देखना है। तो ये जो दर्शाएगी दोस्तों, ये टोटल सदस्य दर्शाएगी, टोटल संख्या। मैं बताऊंगा इसका क्या यूज है। यही देखोगे दोस्तों एन ए यून ए इंटरसेक्शन बी, इसका दोस्तों क्या मतलब है, ये ए और ये दोस्तों बी। तो ए का कुछ भाग बी में, ए का कुछ भाग बी में, बी का कुछ भाग ए में, ये जो दर्शा रहा है। इसका आप देखोगे ये जो कॉमन है दोस्तों, इसका क्या मतलब है कि ये जो कॉमन है, ये कॉमन जो है ये दोस्तों क्या होगा कि ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो ये दोस्तों ए और बी दोनों का कॉमन है। ठीक है, इसे फटाफट जल्दी से उतार लीजिए, और इस पे बेस्ड में कई क्वेश्चन आपको बताऊंगा, और वो क्या होता है दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जल्दी से उसे उतार लीजिए, उतार लीजिए। जैसे यदि समुच्च, यदि समुच्च ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 7 और बी इज इक्वल टू दोस्तों 2 7 8 9 10 है, तो एन ए यूनियन बी का मान, एन ए यूनियन बी, इसका मैंने क्या बोला था आपसे दोस्तों कि ए और बी में कुल कितने सदस्य हैं, यही तो देखना है। और जो कॉमन सदस्य होते हैं उन्हें क्या करते हैं दोस्तों, वो कॉमन सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार में क्या होगा कि मम्मी पापा कभी भी दो बार नहीं आएंगे। एक राकेश है और एक बॉबी है, वो राकेश बॉबी एक बार ही आएंगे परिवार में ना, ऐसा नहीं है कि राकेश दो दो बार बॉबी दो दो बार आ जाए, ऐसा नहीं। तो आप इसमें एन ए यूनियन बी में देख लीजिए एन ए और बी के कुल सदस्य कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ए में 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 7 आ रहा है, और दोस्तों में ये देख लिए। तो दोस्तों एक इसमें 2 है, तो दोनों एक जैसे नहीं आएंगे, तो ये 2, इसका 3, इसमें 7 5, फिर उसके बाद देखो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, उठा लेंगे 7, उसके बाद 8, फिर 9 और ये टोटल संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गया 8 आंसर है इसका एन ए यूनियन बी का। ऐसे निकालना है, कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि एक एग्जाम ये यूपी एसआई और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ में भी एसआई का जो पेपर है उसमें भी ये कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या हुआ है कि ये जो एमपी जो है जो एमपी का जो पेपर सीसेट का पेपर होता है, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं कई बार। मैं जैसे बात करूं, जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि समुच्चय, यदि समुच्चय ए इज इक्वल टू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 क्यू, और दोस्तों बी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और
8 स्क्वायर। तो देन कैलकुलेट एन ए इंटरसेक्शन बी। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 ये सॉरी 6 है, ऑप्शन नंबर 3 8, ऑप्शन नंबर 4 9। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व करिए। तो ए की वैल्यू ये क्यू में है, तो क्यू को सॉल्व करोगे आप। इसे क्यू को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8। इसे सॉल्व करोगे 3 3 9 27, ये 4 की घात 3 है, तो 4 चौक 16 चौका 64। ये सॉल्व हो क्या आ गया। ये स्क्वायर को सॉल्व करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे दोस्तों 4, 4 और 4 का स्क्वायर करोगे दोस्तों 16, और 16 का और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। आपको ये देखना है एन ए इंटरसेक्शन बी कि ए और बी में कौन सा कॉमन भाग है। तो यहाँ कॉमन देखिए दोस्तों, यहाँ 1 भी कॉमन है, और यहाँ पे दोस्तों 8 नहीं है, 27 तो ये 64 भी कॉमन है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, एक तो 1 आ गया, एक 64 मतलब 2। आंसर क्या होगा दोस्तों पहला इसका 2 आंसर। ये दोस्तों यूपीएसआई और सीपीयू में भी क्वेश्चन पूछा गया, इसे जल्दी से उतार लीजिए। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, आप उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, मैं डाल दूं, और हम दोस्तों अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करेंगे। अब मैंने जो आपको बताया दोस्तों कि पूरा रियलिटी बताई मैंने वेन डायग्राम की, उसके बाद मैं दोस्तों आऊंगा अपने जो व्यवहारिक जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन वेन डायग्राम के दोस्तों कैसे सॉल्व होते हैं, उन सभी सॉल्व क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। ठीक है, मैं आपसे दोस्तों अब यहाँ वेन डायग्राम जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, ये जो सीसेट जो पूछता है उस पे आते हैं। ठीक है, अभी तक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी। इसमें क्या है दोस्तों कि सपोज करो 10 लोग, सपोज करो 10 व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, सपोज करो दोस्तों 10 व्यक्ति थे। इन 10 व्यक्ति में से, इन 10 व्यक्तियों में सभी हिंदी बोलते हैं, सभी हिंदी बोलते हैं, और इनमें से 2 इंग्लिश बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, तो केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या। कहने का मतलब ये था दोस्तों कि 10 व्यक्ति थे, इन 10 व्यक्तियों में, सॉरी 10 व्यक्ति थे, और 10 से सारे के सारे 10 व्यक्ति हिंदी बोला करते थे। उसके बाद इनमें से 2 व्यक्ति ऐसे थे दोस्तों, वो इंग्लिश भी बोलते थे, हिंदी के साथ साथ दोस्तों क्या बोलते थे, इंग्लिश भी बोला करते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आपसे पूछ रहा है केवल हिंदी बोलने वाले। तो 10 व्यक्तियों में से 2 क्या बोल रहे हैं, तो 10 व्यक्तियों में सारे हिंदी बोल रहे हैं, और उनमें से 2 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो हिंदी के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि केवल हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है, या व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। तो आपने क्या किया उसमें से कि जो कॉमन थे, हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं, उसको क्या आपने क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया। तो आप इसमें 2-3 में नोट्स लिखवाऊंगा, उन नोट्स को आप लिख लीजिए। पहला लिखिए दोस्तों, पहला नोट, वेन डायग्राम हमेशा, लिखिए, वेन डायग्राम हमेशा कॉमन परसेंटेज के लिए बनाया जाएगा। वेन डायग्राम हमेशा दोस्तों क्या होगा, कॉमन परसेंटेज के लिए बनाया जाएगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन परसेंटेज, ना कि कॉमन वैल्यू, क्योंकि दोस्तों वैल्यू अलग होती है, और वैल्यू अलग होती है, और दोस्तों और परसेंटेज अलग होता है। तो मैंने बोला कि वेन डायग्राम केवल और केवल कॉमन परसेंटेज के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर 2, वेन डायग्राम का टोटल 100% होता है। देखिए, वेन डायग्राम टोटल 100% होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 लिखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर, सॉरी पॉइंट नंबर 3, ओनली निकालने के लिए, लिखिए ओनली, केवल या ओनली। ठीक है, हिंदी में केवल बोलते हैं और इंग्लिश में ओनली। ओनली निकालने के लिए वेन डायग्राम की, ओनली निकालने के लिए वेन डायग्राम के कॉमन भाग को हटा देते हैं।
कॉमन भाग को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पे किया, कॉमन भाग को क्या कर दिया दोस्तों, हटा दिया। तो ये 3 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम में आपको याद रखने, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। पूरा का पूरा तीनों पॉइंटों पे क्या होगा दोस्तों, वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखते हैं कैसे। जैसे मैं अब बोलोगे कि ये कॉमन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि एक अननोन व्यक्ति था, उस अननोन व्यक्ति ने एक कक्षा में देखा कि उस कक्षा में 70 स्टूडेंट मैथ के पास होते हैं तथा 60 स्टूडेंट इंग्लिश में पास होते हैं। तो उस अननोन जो छात्र था, जो अननोन व्यक्ति था, उस अननोन व्यक्ति ने बोला कि इस कक्षा में टोटल 130 छात्र होंगे। परंतु उसमें बगल में खड़े एक छात्र ने बोला नहीं सर, उस व्यक्ति से बोला नहीं सर, इस कक्षा में 130 छात्र नहीं है, इस कक्षा में 100 छात्र हैं। वो बंदा बहुत चकड़ाने लगा, यार ये कौन सी बात हुई। तो उसने बोला सर, इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो 30 होंगे, वो 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में भी पास होते हैं और इंग्लिश और मैथ में भी पास होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 छात्र ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं, जो कि दोनों ही विषयों में क्या है, पास हैं। और वही हमें ढूंढना है कि कॉमन कितना है, और उस कॉमन में से ही दोस्तों क्या करना है, हटाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर, ये पीडीएफ का मैं दोस्तों आपको भिजवा दूंगा हमारे डिस्क्रिप्शन से, आप पीडीएफ ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 मैं बोल देता हूं। 52 क्या कहता है, किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 80 छात्र दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए तो ज्ञात करें कुल छात्रों की संख्या। तो ज्ञात करें कुल छात्रों की संख्या तथा केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, इन्हें ये एक एग्जामिनेशन था, तो उसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास ओनली इंग्लिश, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है तो कि मैथ में 70% छात्र क्या हुए, पास। और दोस्तों जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो पास छात्र हैं दोस्तों, इंग्लिश में पास छात्र दोस्तों 50%। और दोनों विषयों में दोस्तों, ये दोनों विषयों बोले तो मैथ भी और इंग्लिश भी में 80 छात्र पास होते हैं। परसेंटेज नहीं दोस्तों, 80 छात्र। तो मैंने सबसे पहले जो परसेंटेज भी कराया था, आपसे बोला था कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें परसेंटेज का, तो आप सबसे पहले परसेंटेज को यूज करें और उसके बाद में जो रियल वैल्यू होती है उसको यूज करें। तो आप सबसे पहले परसेंटेज को यूज करोगे। आप मेरे को एक चीज बताइए, मैंने आपसे बोला था कि वेन डायग्राम हमेशा क्या होगा, 100% होगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैथ में 70% और इंग्लिश में 50% छात्र हो रहे, कितने टोटल कितने हो गए दोस्तों, 120% छात्र पास हो गए। तो क्या वेन डायग्राम 100 से अधिक हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें 20% क्या है, अधिक है। 20% अधिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसमें 20% छात्र ऐसे होंगे वो कॉमन है जो कि मैथ में भी पास होंगे और इंग्लिश में भी पास होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि मैथ में टोटल कितने परसेंट छात्र पास हो रहे हैं, 70%। और यही दोस्तों इसका कुछ भाग, यहां मैंने आपसे बोला था जो कॉमन है दोस्तों कितना, 20%। तो 20% छात्र ऐसे होंगे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में क्या होंगे, पास। और यही दोस्तों 50% पास दोस्तों किसमें है, इंग्लिश में कितने पास हैं दोस्तों, 50% छात्र। तो यहां में आपसे पूछा जा रहा है कि केवल ये मैथ और ये इंग्लिश, केवल मैथ बोले तो गणित, केवल गणित में पास। तो दोस्तों केवल जो गणित है, उस गणित में केवल गणित में पास कितने होंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला था कि केवल निकालने के लिए आपको टोटल संख्या, सॉरी केवल निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कॉमन भाग को हटा देना है। तो दोस्तों 70% छात्र ऐसे हैं जो मैथ में पास हो रहे हैं, तो 70% का कुछ भाग ऐसा भी है दोस्तों क्या है, जो इंग्लिश में भी पास होने वाला है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, उस कॉमन भाग को निकाल दिए, 70 में से 20 गए तो 50। तो दोस्तों 50% छात्र ऐसे होंगे, 50% छात्र दोस्तों ऐसे होंगे जो कि गणित में भी पास होंगे, कि सिर्फ और सिर्फ गणित में पास होंगे। 50% में दोस्तों 20% निकालोगे तो यहाँ पर 30% छात्र केवल इंग्लिश में पास होंगे।
आपसे पूछा गया था कि टोटल छात्रों की संख्या। तो यहाँ दोस्तों 20% मैथ में भी पास हो रहे हैं और इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, और क्वेश्चन में दोस्तों दोनों विषयों में मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 80। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपसे बोलूं कि जहां पे क्वेश्चन में 80 छात्रों की संख्या, 80 छात्रों की जो संख्या है, यहाँ दोस्तों मैथ और इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश में टोटल पास छात्र कितने, 20%। और क्वेश्चन में ये 20% की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 80। तो ये 20% की वैल्यू दोस्तों 80 है, और टोटल दोस्तों जो आपका वेन डायग्राम होता है, उस वेन डायग्राम की टोटल संख्या कितनी होती है, 100%। तो दोस्तों 20% का 80 आ गया, ठीक है। तो यहां से आप 1% का निकालिए, तो 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 4, तो 1% की दोस्तों वैल्यू 4। जब 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 400। इसका क्या मतलब हुआ कि परीक्षा में टोटल छात्र कितने थे दोस्तों, 400। इन 400 में से केवल और केवल गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 50%। मतलब 50% है, 1% की वैल्यू 4 है, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 गुणी 4 मतलब 200 छात्र। 200 छात्र केवल गणित में पास होंगे, और दोस्तों मैथ में केवल, सॉरी इंग्लिश में केवल कितने पास हो रहे हैं, 30%। मतलब 1% की वैल्यू 4 है, तो 30% की कितनी हो जाएगी, 30 गुणी 4 मतलब 120। 200 छात्र दोस्तों ऐसे होंगे, 200 छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल गणित में पास होंगे। 20% छात्र दोस्तों, सॉरी 120 छात्र ऐसे होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश में पास होंगे। मैथ और इंग्लिश दोनों में दोस्तों पास देखें तो टोटल कितने होंगे, 20%। मतलब 1% की 4, तो 20% की कितनी हो जाएगी, 80। ठीक है, 80 छात्र ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हो रहे होंगे। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से, सॉरी आंसर को जल्दी से उतार लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस वेन डायग्राम पे आज से तुम्हारी आपकी दोस्तों अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छे से बनेगी, और हर क्वेश्चन को दोस्तों आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, और 20% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो ज्ञात करें कुल पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि इसमें कॉमन भाग को देखना है, और कॉमन इसमें दोस्तों दे रहा है कि दोनों ही, यदि 20% छात्र दोनों में क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में, तो दोस्तों अंग्रेजी है, इंग्लिश में दोस्तों क्या है, 40% छात्र फेल, और उसके बाद दोस्तों 60% मैथ में दोस्तों 60% फेल, और मैथ और इंग्लिश दोनों में दोस्तों कितना फेल हो रहे हैं, 20% छात्र फेल। तो आपसे दोस्तों इसने ये पूछा था कि पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो दोस्तों पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये पूछा था आपसे, पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो यहां आप एक चीज बताइए मेरे को दोस्तों, यहां देखिए आप, इंग्लिश में कितने पास हो रहे हैं दोस्तों, 40%। मैथ में दोस्तों कितना पास हो रहा है, 60%। तो दोनों विषयों में पास होने का मतलब क्या होगा, कोई कॉमन होगा। तो दोस्तों ये मैथ है और ये इंग्लिश है, तो आप यहां देखोगे कि ये इंग्लिश और ये दोस्तों मैथ। इंग्लिश में दोस्तों कितने परसेंट छात्र, 40% छात्र फेल हो गए। मैथ में कितने परसेंट फेल हुए, 60% फेल हो गए। दोनों विषयों में मैथ और इंग्लिश दोनों का देखोगे तो कितने छात्र फेल हो रहे हैं दोस्तों, 20% छात्र फेल हो रहे हैं। 20% छात्र दोस्तों क्या है, फेल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल पास छात्रों की संख्या। तो आप पहले ये निकाल लीजिए दोस्तों कि टोटल फेल छात्र कितने थे। तो आप यहां पे देखोगे केवल इंग्लिश में 5 छात्र, केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए दोस्तों। केवल निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन है उस कॉमन को क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो कॉमन को घटा दीजिए, 40 में से 20 गया तो 20,
तो 20% छात्र ऐसे होंगे जो केवल इंग्लिश में पास होंगे। यही दोस्तों क्या आपसे बोला जाएगा, केवल मैथ में पास, केवल मैथ में पास। तो दोस्तों केवल मैथ में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? कॉमन को हटा दीजिए, 60 में से 20 गया तो 40%। यहां देखिए आप दोस्तों, केवल इंग्लिश में छात्र कितने पास हो रहे हैं? 20%। केवल मैथ में छात्र 40% फेल हो रहे हैं, और दोनों विषयों में दोस्तों फेल होने वाली संख्या कितनी है? 20% हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि टोटल फेल छात्र कितने हो गए? इंग्लिश में 20%, दोनों विषयों में 20%, 40% मैथ में। टोटल फेल छात्र कितने हो गए दोस्तों? 80%। आपको पता है वेन डायग्राम की जो टोटल जो वैल्यू होती है 100% होती है। तो दोस्तों टोटल फेल छात्र 80% हैं, तो बचे हुए छात्र दोस्तों क्या होंगे? पास छात्र होंगे। तो बचे छात्र कितने होंगे दोस्तों? 20%। तो 20% छात्र ऐसे हैं, 20% छात्र, टोटल 20% छात्र दोस्तों इस परीक्षा में क्या होंगे? पास होंगे। इसे जल्दी से बता लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में 40% फेल हो रहे हैं, मैथ में 60% फेल हो रहे हैं, दोनों विषयों में 20% फेल हो रहे हैं। वेन डायग्राम बनाया, 40% इंग्लिश में फेल, 60% मैथ में फेल, 20% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हैं। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले केवल इंग्लिश में पास कॉमन से घटा दीजिए, केवल मैथ में पास कॉमन को हटा दीजिए, कॉमन यही पता है आपको। तो केवल इंग्लिश में पास, सॉरी केवल इंग्लिश में फेल, केवल मैथ में फेल, और केवल दोनों विषयों में फेल। टोटल निकाला 80%। तो कुल छात्र जो फेल हो रहे हैं वो कितने होंगे? 80%। टोटल वैल्यू वेन डायग्राम की दोस्तों 100% होती है। तो 20% छात्र दोस्तों ऐसे होंगे जो क्या होंगे? दोनों विषयों में ही, सॉरी टोटल पास होने वाले। तो टोटल पास होने वाले छात्रों की संख्या 20 और टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या 80। जल्दी से उतार लो। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आपको यही करना है। क्या ये इंग्लिश का बनाना है, यहाँ मैथ का बनाना है। ये क्या है? दोनों विषयों में पास 20%, इसमें कितना है दोस्तों? ये 40% है और ये 60%। आपको देखना है कि ये केवल, तो ये कितना आ जाएगा? 20% प्लस ये केवल कितना आ जाएगा? 40%। टोटल कितना हो गया? 80%। जब 80% परीक्षा में फेल हो रहे हैं तो दोस्तों बचे कितना? 20%। 20% छात्र दोस्तों क्या होंगे? पास होने वाले की संख्या। इतना आसान है, आपको कुछ नहीं करना। हो गया इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी से उतार लो सर, मैं डाल दे रहा हूँ। आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए? आपकी डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं। 53 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। कितना परसेंट छात्र दोस्तों? किसी परीक्षा में 34%, 34% फेल। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में, इंग्लिश गणित में, जबकि 42% छात्र अंग्रेजी में, 42% छात्र। यदि 20 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, मैथ इंग्लिश दोनों में दोस्तों 20% छात्र क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए तथा 88 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। 88 छात्र दोस्तों, यहां बोला है 88 छात्र मैथ इंग्लिश दोनों में पास हो। तो आपसे क्या पूछ रहा है? टोटल छात्र केवल मैथ में फेल। क्या पूछ रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 में आपसे बोल देता हूं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, जबकि 42% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20 छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा 88 छात्र दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो ज्ञात करें कुल छात्रों की संख्या तथा केवल गणित में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, तो आपसे दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या करना है कि दोस्तों वेन डायग्राम बनाने के लिए कॉमन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कॉमन वैल्यू का क्या करोगे? कॉमन जो परसेंटेज है, वैल्यू नहीं परसेंटेज, कॉमन परसेंटेज का दोस्तों क्या करोगे? आप वेन डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों कॉमन वैल्यू
क्या है, मैथ और इंग्लिश दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में 20% छात्र फेल हैं, मैथ इंग्लिश दोनों में दोस्तों कितना फेल है, 20%। मैथ में 34%, इंग्लिश में 42% और मैथ इंग्लिश दोनों मिलाकर के 20% छात्र फेल। आपको क्या करना है, वेन डायग्राम ये देखिए, मैथ में टोटल फेल 34, ये मैथ 34%, ये इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश में 42% छात्र फेल। उसके बाद दोनों ही विषयों में दोस्तों 20% छात्र क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो दोस्तों केवल इंग्लिश में फेल कितने होंगे, तो दोस्तों केवल इंग्लिश में जब फेल देखोगे तो आपको कॉमन हटाना पड़ेगा, 42 में से आपको 20 हटाने पड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 42 में से 20 होगा तो 22% छात्र। तो 22% छात्र दोस्तों ऐसे होंगे जो कि केवल और केवल क्या होंगे, इंग्लिश में फेल हो रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज वहीं आप मैथ की बात करोगे तो मैथ को भी आप क्या करोगे, 34 में से 20 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 14% छात्र दोस्तों क्या होंगे, केवल 14% छात्र क्या हो रहेंगे दोस्तों, मैथ में फेल हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको देखना है कि टोटल फेल, तो दोस्तों टोटल फेल जो देखोगे आप, टोटल फेल, तो टोटल फेल छात्र दोस्तों कितने होंगे, 14% दोस्तों केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, 20% छात्र दोस्तों दोनों ही विषयों में फेल हो रहे हैं, और 22% छात्र दोस्तों केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। जोड़ लीजिए इसे, 22 और 42, सॉरी ये 42 हो गया, और 42 और 14 दोस्तों कितना हो गया, 56। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि 56% छात्र, 20 और 22 42, और 42 और 14, 42 और 14 यहाँ दोस्तों सॉल्व कर लो ना सर, 42 और 14, 4 और 2 6 5, तो 56% छात्र दोनों ये क्या होंगे, फेल टोटल। दोस्तों इस परीक्षा में टोटल फेल कितने, 56% छात्र। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला है कि 88 छात्र दोनों ही विषयों में क्या हो रहे हैं, पास, दोनों ही विषयों में पास हो रहे हैं, कौन, 88% छात्र। तो टोटल फेल दोस्तों 56% हैं, तो टोटल पास कितने होंगे, टोटल पास, तो टोटल पास दोस्तों क्या करना है, 100% में से 56 को घटा दीजिए, तो 56 को घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 44% छात्र। तो ये दोस्तों 44% छात्र हैं, ये 44% छात्र दोस्तों क्या होंगे, दोनों ही विषयों में दोस्तों क्या होंगे, दोनों ही विषयों में दोस्तों क्या होंगे, पास होंगे। तो ये दोस्तों 44% दोनों विषयों में पास हो गए। तो यहाँ पे आप बताइए कि 44% की जो वैल्यू है दोस्तों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 88, 44% की वैल्यू 88 है दोस्तों, 1% की जो वैल्यू कितनी आएगी, 44 दूनी 88, 2, 1% की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 2। जब 1% की वैल्यू 2 है, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 200। तो कुल छात्र दोस्तों कितने होंगे इसमें पास होने वाले, सॉरी इसमें दोस्तों परीक्षा में कुल छात्र कितने होंगे, 200। कुल छात्र 200 आ गए, पास छात्र दोस्तों कितने, 44%। जब 1% की दोस्तों वैल्यू 2 है तो 44% की कितनी आ जाएगी, 88। तो 88 छात्र ऐसे होंगे दोस्तों दोनों ही विषयों में क्या होंगे, सॉरी टोटल परीक्षा में दोस्तों क्या होंगे, पास छात्र होंगे, कितने, 88। और फेल छात्रों की अब जब बात करोगे तो फेल छात्र दोस्तों कितने होंगे, 56% की, 56%, और 1% की वैल्यू 2 है तो 56% की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, सॉल्व कर लीजिए, 112 आ जाएगी। दूसरी चीज आपसे बोला गया था टोटल छात्र, तो दोस्तों टोटल छात्र कितने आ गए, 200। इसमें से केवल मैथ में फेल, देख लीजिए कितना निकलेगा, आप इसे निकाल लीजिए। ठीक है, सारे के सारे आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी टाइप के आपको दे रखे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व कराते हैं और उसके बाद ये आपका वेन डायग्राम चैप्टर खत्म होता है। मैं मिटा देता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55। यदि किसी संघ में 40% लोग एक्स अखबार पढ़ते हैं, कोई संघ है उस संघ में 40% कोई अखबार पढ़ते हैं, जबकि 50% लोग वाई अखबार पढ़ते हैं। यदि 10% लोग दोनों ही प्रकार के अखबार पढ़ते हैं तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करो जो दोनों ही अखबार नहीं पढ़ते। दोस्तों
एक्स जो लोग हैं, एक्स जो लोग हैं संघ में 40% कोई अखबार पढ़ते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं। 22 छात्र, 22 में संघ के जो 22 लोग हैं वो ऐसे हैं जो 50% लोग 22 अखबार पढ़ते हैं। 22 अखबार को दोस्तों एक्स अखबार 40%, 22 अखबार 50% पढ़ते हैं। और 10% लोग दोनों ही अखबार पढ़े। और दोस्तों एक्स प्लस 22 अखबार दोनों ही पढ़े 10%। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि कोई संघ था, उस संघ में लोग जो थे वो एक्स अखबार 40% एक्स अखबार पढ़ते थे और 50% को 50% बाई अखबार पढ़ते थे और 10% ऐसे थे जो एक्स प्लस बाई दोनों को पढ़ते थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संघ में कुल कितने लोग थे जो कि किसी भी अखबार को नहीं पढ़ते थे। तो यहां पे आप दोस्तों देखोगे कि ये एक्स और ये बाई, तो एक्स से ये एक्स है और ये बाई। एक्स में दोस्तों 40% छात्र 40% अखबार पढ़ते हैं, यहां 50% लोग बाई अखबार पढ़ते हैं और एक्स प्लस बाई दोनों 10% अखबार पढ़ते हैं। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों यहां पे कि यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि केवल एक्स अखबार पढ़ने वाले, केवल एक्स अखबार, केवल एक्स अखबार पढ़ते हैं तो कितने पढ़ेंगे। तो मैंने आपसे बोला था कॉमन वैल्यू से केवल जब निकालने की बात आएगी तो आप कॉमन वैल्यू को क्या करोगे, घटाओगे। तो 40% में से 10% गया तो दोस्तों कितनी आपके पास आ गई, 30%। 10% दोनों अखबार पढ़ते ही हैं। वहीं आप बाई की बात करोगे दोस्तों तो केवल आपसे पूछा जा रहा है केवल बाई अखबार, केवल बाई अखबार पढ़ते हैं, केवल बाई अखबार पढ़ते हैं। तो कुल कितने बाई अखबार पढ़ेंगे दोस्तों, 10% ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये एक्स अखबार ही पढ़ रहे होंगे। तो 50% में कुछ ऐसे हैं जो एक्स भी पढ़ रहे हैं और बाई भी पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू हटा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या 10% कॉमन है, तो आप क्या करोगे, 10 इससे हटा दो। तो कितने आगे दोस्तों, 50 में से 10 घटाओगे तो कितनी आएगी, 40%। टोटल कितना, टोटल कितने अखबार पढ़ते हैं, टोटल एक्स बाई और एक्स प्लस बाई, तो कितने लोग हैं जो कि सभी अखबार पढ़ेंगे, 30% प्लस 10% प्लस 40%। और वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 40 और 30, सॉरी यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 10 और ये यहाँ पे 40। ठीक है, तो 30 और 10 40 और 40 80%। तो 80% लोग दोस्तों क्या कर रहे होंगे, 80% लोग या तो एक्स अखबार पढ़ रहे होंगे या बाई अखबार पढ़ रहे होंगे या एक्स प्लस बाई दोनों अखबार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 80 छात्र अखबार पढ़ते हैं। तो दोस्तों बचे हुए जो लोग हैं 100% में से 80 घटाओगे दोस्तों 20% आता है। तो बचे हुए जो लोग हैं दोस्तों, वो जो बचे हुए लोग हैं वो दोस्तों कैसे हैं, जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों बचे हुए लोगों की मात्रा कितनी होगी, 20%। तो 20% दोस्तों यहाँ पे ऐसे लोग हैं ना तो एक्स अखबार पढ़ रहे हैं, नहीं तो बाई पढ़ रहे हैं और ना ही एक्स प्लस बाई पढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन था कि एक संघ था, उसमें 40% लोग एक्स अखबार पढ़ते हैं, 50% लोग बाई अखबार पढ़ते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो कि एक्स भी पढ़ रहे हैं और बाई भी पढ़ रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कुल कितने ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि केवल, आपको क्या करना है दोस्तों इसमें कि केवल, इधर हो जाता हूं मैं, आपको क्या करना है दोस्तों इसमें कि केवल एक्स कितने पढ़ते हैं, केवल बाई कितना पढ़ते हैं, और दोनों और एक्स प्लस बाई की आपको मात्रा दे रखी है, दोनों को आप क्या करोगे, सभी को जोड़ करके निकाल लोगे कि कुल कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोनों सभी अखबार पढ़ते हैं। तो 80% सभी अखबार पढ़ते हैं, तो इन 80% सभी अखबार पढ़ते हैं, मतलब बची हुई मात्रा और होगी कितनी, 20%। 20% ऐसे होंगे जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। उतार लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हो गए, ठीक है, किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हो गए, 60% अंग्रेजी में पास हो गए, जबकि 20 छात्र दोनों ही विषयों में फेल हो गए। दोस्तों मैथ जो है, कोई परीक्षा थी, मैथ में 70% छात्र फेल, वहीं इंग्लिश में देखोगे दोस्तों तो इंग्लिश में 60% छात्र फेल। और दोस्तों मैथ और इंग्लिश दोनों में ही ये 20 छात्र दोनों में फेल, 20%। ये दोस्तों पास थे, ये पास और ये भी पास, और 20% जो तो क्या थे, फेल। आपसे पूछा जा रहा है दोनों विषयों में फेल हो गई और 100 छात्र दोनों ही विषयों में पास हो गए, 100 छात्र दोनों विषयों में पास हो गए, तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कुल सम्मिलित होने वाला, सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या था कि एक परीक्षा हुई, इनमें से 70% छात्र मैथ में पास हो गए और 60% छात्र इंग्लिश में पास हो गए, तथा मैथ और इंग्लिश दोनों में ही 20% छात्र दोस्तों क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। तो फेल हो गए, और उसमें बोल रखा है कि 100 छात्र दोनों ही उसी जो परीक्षा थी, उसी परीक्षा में 100 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों ही विषयों में दोस्तों क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। तो मैंने आपसे ये बोला था कि आपको जब भी दोस्तों, आपको जब भी क्या करना है, आपको जब भी वेन डायग्राम बनाना है तो आप वेन डायग्राम सिर्फ और सिर्फ किस पे निकालोगे, कॉमन वैल्यू पे बने, सॉरी कॉमन परसेंटेज पे बनेगा। आपको मैंने पहले ही जो पॉइंट था लिखवाया था कि वेन डायग्राम जो होता है वो कॉमन परसेंटेज के लिए निकलता है। तो दोस्तों कॉमन परसेंटेज दोस्तों कितना है, 20%। वो मात्रा कितनी है, फेल की। जब दोस्तों परीक्षा में 70% पास हो रहे होंगे तो 30% छात्र ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे दोस्तों, मैथ में फेल हो रहे होंगे। तो यहाँ पे 70 पास है तो मैथ में कितने फेल, कितने होंगे, फेल कितने होंगे दोस्तों, 30। जब 60% छात्र इंग्लिश में पास हो रहे होंगे दोस्तों तो फेल कितने हो रहे होंगे, 40% ना इंग्लिश में, तो 40% इंग्लिश में फेल हो रहे होंगे। आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, क्यों, क्योंकि कॉमन वैल्यू फेल में, इसलिए हमें क्या करना है, फेल की निकाल रही है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ का और इंग्लिश का वेन डायग्राम बनाना है। इसमें दोस्तों पास छात्र कितने, 30% छात्र पास। यहाँ दोस्तों कितना पास है, सॉरी 20% छात्र फेल। पहले में देखोगे ये मैथ है और ये इंग्लिश, मैथ में 30% छात्र फेल, दोनों में दोस्तों मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल 20%। यहां पे इंग्लिश में फेल दोस्तों कितना निकाला है, 40%। अब क्या करना है दोस्तों आपको कि यहां पे ये देखना है कि टोटल फेल छात्र कितने होंगे, 30 टोटल फेल छात्र। तो टोटल फेल छात्र निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि केवल मैथ में पास, केवल मैथ में सॉरी फेल। तो केवल मैथ में फेल कितने होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आपसे बोला था कि ये जो वेन डायग्राम है इसमें मैथ, इसमें क्या है कि मैथ के साथ साथ इंग्लिश में ये क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ मैथ में ही फेल हो रहे हैं, और ये क्या है दोस्तों, कॉमन है जो कि दोनों में फेल हो रहे हैं। इसका मैंने बोला था कि केवल निकालने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन को हटा देना है। तो कॉमन को यहाँ से क्या करना है दोस्तों, आपको हटाना है। कॉमन को क्या करना है दोस्तों, आपको हटाना है। तो कॉमन को हटाने के लिए दोस्तों क्या करोगे, 30 में से 20 गए तो दोस्तों ये 10% छात्र। तो यहाँ पे दोस्तों 10% छात्र ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, मैथ में फेल होंगे। तो ये मैथ में फेल हो गया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में 40 में से 20 आपको घटा देना है, तो कितना बचेगा, 20% छात्र। तो टोटल फेल छात्र दोस्तों यहाँ 10% छात्र ऐसे हैं जो कि केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, 20% छात्र यहाँ पे दोस्तों ऐसे हैं जो कि मैथ इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं, और 30% छात्र दोस्तों ऐसे यहाँ पे केवल और केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। कितने, 20%। टोटल वैल्यू 20 और 20 40 और 1 50। तो दोस्तों 50% छात्र क्या हो गए, टोटल फेल छात्र दोस्तों कितने आएंगे, 50%। जब दोस्तों किसी परीक्षा में 50% छात्र फेल हो रहे होंगे
तो कुल 100% होती है वेन डायग्राम की, तो 50% क्या हो रहेंगे दोस्तों, पास भी तो हो रहे होंगे, ये फेल। तो 50% छात्र पास। और यही दोस्तों 50% छात्र पास की जो संख्या दे रखी है यहाँ पे कितनी दे रखी है, 100 छात्र पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 50% की वैल्यू 100 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2। 50 दूनी 100, 1% की वैल्यू 2। आपसे बोल रहा है कि परीक्षा में कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, सॉरी परीक्षा में कुल कितने छात्र सम्मिलित थे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 आ गई। जब 1% की वैल्यू 2 है, हमें टोटल निकालना है, तो दोस्तों 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो परीक्षा में दोस्तों कुल कितने सम्मिलित हुए होंगे, 200। अब आपसे बोला जाता है कि केवल मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, तो 1% की 2 है, तो 10% की कितनी हो जाएगी, 20। गणित में कुल केवल सॉरी इंग्लिश में केवल कितने छात्र फेल होंगे, जब 1% की 2 आ गई, निकाल लीजिए आप। तो इस परीक्षा में टोटल कितने छात्र होंगे दोस्तों, 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो इसमें यही पूछ रहा था कि इस परीक्षा में टोटल कितने छात्र सम्मिलित होंगे, तो कितनी आ गई दोस्तों, 200 वैल्यू। आप इसे जल्दी से उतार लीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। आपको मैंने सारे के सारे वेन डायग्राम के सारे कंसेप्ट बता दिए। धन्यवाद।